रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज किए थे। और वो कोशिका कैसी कोशिका थी? तो वो कोशिका जो थी मृत कोशिका थी, मरा हुआ कोशिका था। याद रखेंगे, मरा हुआ कोशिका अलग होती हैं और जीवित कोशिका अलग होती हैं। तो ये मरे हुए कोशिका खोज किसने किए थे? तो रॉबर्ट हुक ने किए थे। कौन किए थे? तो रॉबर्ट हुक ने किए थे। कितने ईस्वी में किए थे? 1665 ईस्वी में किए थे। याद रखना, ईस्वी भी याद रखना है, ताकि कभी सन भी पूछ दी जाती हैं तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा। ये फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको बोला जाती है? तो रॉबर्ट हुक यानी मरा हुआ कोशिका को फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। 1665 ईस्वी याद रखना है। और एक होता है जीवित कोशिका, एक होता है जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज किसने किए थे? जीवित कोशिका की खोज जो किए थे वो स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान एक वैज्ञानिक थे। क्या? स्लाइडेन और स्वान एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताए थे कि शरीर जो होती हैं वो कोशिकाओं से बना होता है। स्लाइडेन एंड स्वान नाम का एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या बताया कि शरीर जो होती हैं वो कोशिकाओं से बना हुआ होती हैं। अतः कोशिका जो होती हैं वो शरीर की सबसे छोटी इकाई बोला जाता है। अंग नहीं होता, अंग और इकाई में अंतर होता है। अंग जो होती हैं, अंग दूसरा चीज हो गया और इकाई, कोशिका एक अंग नहीं है, कोशिका एक यूनिट हो जाती है। शरीर जो बना हुआ होती है ना वो कोशिका से ही बना होता है। ठीक है, सेल से ही बना होती है। अतः हम क्या करते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और इस चीज़ों को जहां भारत की तमाम जगहों में शेयर करने का प्रयास करते हैं। ये शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, नहीं, शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका ही होती है। रॉबर्ट बार आता अक्सर देखने को एग्जाम में मिलता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किए थे? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर एक पार्ट होता है केंद्रक। क्या? केंद्रक एक पार्ट होती हैं जिसकी खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने। अक्सर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाती हैं कि मरे हुए कोशिका क्या बोला जाती हैं? तो मरे हुए जो कोशिका होती हैं उसको नेफ्रोसिस बोला जाती है। याद रखेंगे, मरा हुआ जो कोशिका होती हैं उसे नेफ्रोसिस के नाम से जाना जाती हैं। जबकि एक जीवित कोशिका भी होता है। जीवित कोशिका जो होती हैं सबसे छोटी कोशिका पहले बात कर लेते हैं। सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। अक्सर क्वेश्चन पूछे जाती हैं कि सबसे छोटी जो कोशिका होती हैं वो किसका होती हैं? तो माइकोप्लाज्मा होती हैं। एक नंबर के क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाती हैं। सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, इन सारे क्वेश्चन को पूछे जाती हैं। तो सबसे छोटी कोशिका जो होती हैं वो माइकोप्लाज्मा होती हैं। और जिसे जीव में बोला जाता है, ये तो प्लांट की बात हो गई। जीव में अगर बोला जाए तो सबसे छोटी कोशिका जो होती हैं वो स्पर्म, मेल का जो स्पर्म होती हैं वो सबसे छोटी कोशिका होती हैं। जबकि ओवम जो होती हैं, महिलाओं का ओवम जो होती हैं, अंडाणु जिसे बोला जाता है हिंदी में, वो अंडाणु को क्या बोला जाती हैं? सबसे बड़ी कोशिका। जीव मानव में बोला जाए तो मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती हैं वो स्पर्म होती हैं। जबकि फीमेल में ओवम होती हैं। ओवम अंडाणु को बोला जाती हैं। कितना तो आपको याद रखना पड़ेगा। मरे हुए कोशिका को क्या बोलते हैं? मरे हुए कोशिका को नेफ्रोसिस बोला जाती हैं। जीवित कोशिका को क्या बोला जाती हैं? जीवित कोशिका एंटोनी वॉन लीवनहॉफ ने इसको संज्ञान में लिए। और कब लिए थे? 1674 ईस्वी में, जिसे हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो एंटोनी वॉन लीवनहॉफ का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ये जीवित कोशिका की खोज किए थे। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में कोशिका के अंदर केंद्र की खोज किए थे। जबकि स्लाइडेन एवं स्वान नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या बताया थे कि कोशिका जो होती हैं शरीर की सबसे छोटी इकाई होती हैं। ये सारे आपको याद रखना पड़ेगा। मरा हुआ कोशिका नेफ्रोसिस होती हैं, छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती हैं, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा भी बोला जाता है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा होती हैं। जबकि मानव में बोलेगा सबसे बड़ी कोशिका क्या होती हैं? तो फीमेल का ओवम होती हैं। और सबसे छोटी कोशिका मानव में बोला जाए तो मेल का स्पर्म होती हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे लंबी, अब क्वेश्चन यहाँ पर से आपको फंसाने के लिए बनेगा। सबसे लंबी पूछ देगा तो क्या बताओगे? देखो, सबसे बड़ी की बात की हम तो वो शुतुरमुर्ग के अंडा हो गया। लेकिन अगर मानव में हम सबसे बड़ी की बात करेंगे तो वो फीमेल का ओवम हो गया। और सबसे छोटी की बात, छोटा का बात करेगा मानव में, तो वो मेल का स्पर्म हो गया। तो ये सारे चीज़ कंफ्यूजन है, आपको बार बार रिपीट करके देखना पड़ेगा। इसको तो याद रखना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको याद ही रखना पड़ेगा। आप जैसे याद रखो, ठीक है। तो कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिन्हें याद करना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। आप बिना याद किए, अच्छा बताओ, नेफ्रोसिस को बिना याद किए रख सकते हो क्या? नेफ्रोसिस अगर वर्ड को याद नहीं रखोगे, जो क्योंकि मरा हुआ कोशिका होता है नेफ्रोसिस। अब नेफ्रोसिस को क्या करोगे बताओ? इसमें क्या कॉन्सेप्ट होगा? आपको तो याद रखना पड़ेगा ना। तो नेफ्रोसिस जो होती हैं वो मरा हुआ कोशिका होती हैं भाई। इसको याद रखना पड़ेगा। जो भी याद रखना पड़ेगा वो मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरा प्रयास है कि आपको यहीं पर टोटल चीज़ याद हो जाए, ताकि घर में पढ़ने की आवश्यकता बहुत कम पड़े। क्योंकि जहाँ पर याद रखने की आवश्यकता पड़ेगा तो वहाँ तो आप याद रखना ही पड़ेगा। जहाँ पर कॉन्सेप्ट होंगे वहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करूँगा। और जहाँ पर कोई चीज़ ऐसे होंगे जहाँ पर आपको याद रखना ही पड़ेगा, एसेंशियल है, नीड है आपको याद रखने की, वहाँ तो याद रखना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि याद भी नहीं करना पड़े, घर पर पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। मेरा टारगेट यूट्यूब पर आने का यही टारगेट है कि कम से कम घर पर पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। बहुत लोग, जैसे हम लोग पढ़ते थे तो टीचर बोलते थे खूब पढ़ो, मेहनत करो, घर पर खूब पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो, 8 घंटा पढ़ो। नहीं, अगर कोई टीचर है, अगर सचमुच वो टीचर रहेगा ना तो आपको 1 घंटा की क्लास में ही याद करवा देगा। ऐसा शब्दों का प्रयोग करेगा, आप किताबी वर्ड बोलोगे तो याद रखना पड़ेगा। तो याद कैसे हो जाएगा? याद तो करना संभव नहीं है। इतना सारा चीज़ को कैसे याद रखोगे, है ना? तो कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा कहना है कि अगर 1 घंटा आप दे देते हो ना तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्लास में आपको याद भी हो जाएगा। क्या? इसी क्लास में आपको याद भी कराने की गारंटी मेरा है। ठीक है, आपको घर पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा।
ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जैसा कि बताया, जल्दी से जितना हम बताए उतना रिवीजन करते हैं हम। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान होती है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु बोले जाते हैं। जीव विज्ञान के 2 ब्रांच होते हैं जिसे हम जूलॉजी और बॉटनी बोलते हैं। जूलॉजी में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जबकि हम बॉटनी में पेड़ पौधा का अध्ययन कर पाते हैं। फिर हम बताए थे कोशिका का अध्ययन जो होती है वो साइटोलॉजी होती है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, और इसे हम चूंकि ये मृत कोशिका की खोज किए थे इसलिए इसे फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फिर बताए थे हम कि जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने किए थे, जिसे हम फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। और फिर आता है रॉबर्ट ब्राउन का नाम। रॉबर्ट ब्राउन जो कि 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर एक केंद्रक होती है, आगे बताने वाले हैं केंद्रक को। तो केंद्रक जो होती हैं वो रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताए थे। तो कितना ईस्वी में? 1674 ईस्वी में। जल्दी से इसको हम कवर कर रहे हैं। स्लाइडन एवं स्वान बताए। स्लाइडन एवं स्वान भी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि कोशिका शरीर की एक सबसे छोटी इकाई होती है। क्योंकि शरीर किससे बना होता है भाई? शरीर जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है भाई? कोशिका कहीं तो बना हुआ है ना। तो हम क्या बता सकते हैं? यूनिट ही तो है ना। जैसे आप कहीं मार्केट जाते हो, कोई सामान खरीदते हो तो क्या बोलते हो? 5 किलो आलू दे दो, फलाना चीज दे दो, तो यूनिट बोलते हो ना भाई। तो ये शरीर को जो यूनिट है मेजर करता है वो कोशिका मेजर करता है। ठीक है, कोशिका मेजर करता है, इसलिए हम इसको इकाई बोल देते हैं भाई। भाई जहां पर शरीर में देखो तो वहां तो कोशिका को दिखाई पड़ेगा ना। आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, जहां कुछ भी देखो तुम, एनीथिंग एल्स, कुछ भी देखो तुम, वो क्या तुम देख रहे हो भाई? कोशिका ही तो देख रहे हो ना तुम। अरे यार कोशिका ही तो देख रहे हो ना। तो वो कोशिका क्या होता है? शरीर में जहां पर तुमको दिखाई पड़ रहा है वो क्या है? कोशिका है। तो भाई कोशिका है तो कोशिका इकाई हो गया। तो शरीर की इकाई बोला जाएगा ना कि शरीर की इकाई क्या होती है भाई? कोशिका होता है। क्या? कोशिका होता है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। बताना पड़ेगा कि भाई कोशिका जो होती है वो स्लाइडन एवं स्वान नाम का एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताए थे। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। फिर हम बताया कि जो मरा हुआ जो कोशिका होता है उसको नेफ्रोसिस बोला जाता है। क्या? जो मरा हुआ भाई मर जाता है, कोशिका भी तो मरता है ना भाई। जो मरा हुआ जो कोशिका है उसको मृत कोशिका बोला जाएगा, और जो मरा हुआ कोशिका को ही बायोलॉजी की भाषा में नेफ्रोसिस बोला जाती है। याद रखना पड़ेगा क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि नेफ्रोसिस क्या होता है। तो मरा हुआ कोशिका नेफ्रोसिस होती है। ठीक है। सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे तो माइकोप्लाज्मा, बेहतरीन चीज है, याद रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा। क्या? शुतुरमुर्ग के अंडा जो होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। फिर हम बात करेंगे लंबा का। लंबा भी देखो, लंबा और बड़ा में अंतर होता है, समझना पड़ेगा। बड़ा क्या होता है? जैसे बड़ा ऐसे समझो, जैसे अमित शाह जी को फोटो देखे हो तुम, अमित शाह जी मोटे हैं, बड़ा है। ठीक है। लंबा क्या हुआ? आप देखे होंगे, जैसे आप किसी को देख लीजिए, जैसे योगी जी को आप कैसे देखोगे? आप बड़ा में देखोगे। ठीक है, बड़ा में देखोगे क्योंकि वो हेल्दी भी है और लंबाई भी ठीक ठाक है, तो वो बड़ा में आएगा। लेकिन एक है मोटा फाइट वहाँ पर नहीं है, बट सीधा मतलब खड़ा है, वो लंबा में आएगा। तो लंबा की बात करें यहाँ पर तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। याद रखने के लिए है कि सबसे लंबी कोशिका क्या है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका, आपको याद रखना पड़ेगा। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाती है कि तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन होता है या नहीं होती है? भाई तंत्रिका तंत्र जो होती हैं जिसे न्यूरॉन्स बुलाई जाती हैं, तंत्रिका तंत्र की यूनिट क्या होता है? न्यूरॉन्स होता है। तो तंत्रिका तंत्र में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होती है। तो तंत्रिका तंत्र में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होगी तो भाई, क्योंकि विभाजन होना चाहिए भाई। विभाजन शरीर में अगर विभाजन ही नहीं हो रहा है तब तो वो दिक्कत है। आखिर आपको कहीं मान लो कि कहीं ठोकर लग गया, आप गिर गए तो वहाँ कोशिका करप्ट हो गया, डिस्टर्ब हो गया वहाँ कोशिका। तो कुछ कोशिका ऐसा होना चाहिए ना कि वहाँ पर डिस्टर्ब जो हो गया कोशिका उसको मेंटेन करे, कंट्रोल करे। भाई कहीं टूट फूट जाता है तो कोशिका को मेजर उसको बनाया जाता है, फिर से रिकवर किया जाता है कोशिका को। लेकिन कुछ ऐसे जगह शरीर में होते हैं जहाँ पर एक बार टूट फूट गया तो फिर वो रिकवर नहीं कर सकता है। जैसे हम बोलते हैं ब्रेन क्या होता है? ब्रेन दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। तंत्रिका तंत्र होते हैं। तंत्रिका तंत्र का एक भाग होता है न्यूरॉन्स। लेकिन वहाँ पर क्या हमको बताया कि तंत्रिका तंत्र में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है भाई। तंत्रिका तंत्र में कोशिका विभाजन नहीं होती है। कोशिका तंत्र में तंत्रिका तंत्र जो होती हैं उसमें कोशिका विभाजन नहीं होती है। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर वहाँ चोट लग जाएगा तब तो वहाँ इलाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि जहाँ पर सेल बनेंगे ही नहीं। क्या? जहाँ पर सेल बन ही नहीं रहे हैं। सेल बनना चाहिए ना। अब हम बता रहे हैं कोशिका तंत्रिका तंत्र में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होगा, और जब विभाजन होगा ही नहीं तो वहाँ पर सेल बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। और ये कौन सा भाग होती हैं? न्यूरॉन सेल होती हैं। इसमें आगे हम बताएंगे, बहुत डीप देने का प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल इतना समझिए कि तंत्रिका तंत्र में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। एक बार चोट लग गया बस ऊपर जाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है। तो इतना आपको आगे हम इसको डीप बताने का प्रयास करेंगे। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन किसमें होती है? अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है भाई कि सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ पर होती है? तो याद रखेंगे लीवर कोई मुसलमानी भाषा जो होती है, यानी कि मुसलमान जी इसको क्या बोलते हैं? इसको जिगर बोलते हैं। मुसलमान भाई जो होंगे, वीडियो को देख रहे हैं, बुरा नहीं मानेंगे, इसको मुसलमान भाई क्या बोलते हैं? जिगर बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? यकृत बोलते हैं। और यकृत को ही लीवर बोला जाती है। क्या बोला जाती है? लीवर बोला जाती है। लीवर बोलिए, यकृत बोलिए या जिगर बोलिए। जिगर भी मुसलमान भाई अक्सर जिगर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। कहीं कहीं दिल भी बोला जाती है, सॉरी वो तो हट हो गया, मतलब लीवर ही बोला जाता है। लीवर, जिगर या यकृत कहीं कहीं बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो होती हैं वो क्षतिग्रस्त अंग जो होती हैं वो पुनः ठीक हो जाता है। यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कोशिका विभाजन कहीं पर होता है ना, तो यही एक जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है। यानी लीवर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होती है। अच्छा एक बात बताओ, जब लीवर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होगा तो कोई अगर लीवर को दिक्कत हो जाए लीवर में, तो क्या वो डैमेज्ड लीवर ठीक हो सकता है क्या? तो हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकता है। लीवर एक ऐसी चीज़ है, लीवर में अगर कोई चाकू भी मार देता है तो भी लीवर में जो कोशिका बनने की क्रिया है वो बहुत रफ्तार में होता है। इसलिए
डैमेज लीवर भी आपको ठीक होने की प्रबल संभावना होती है। यानी अगर लीवर होता कहाँ पर है तो राइट साइड, पेट के राइट साइड में होती हैं। ये अक्सर पूछ दी जाती हैं कि लीवर पेट के कौन से साइड में होती हैं। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था। तो लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड होती है, तो आपको राइट में बताना पड़ेगा। लीवर किधर होता है तो राइट, पेट के राइट साइड में होती हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा कोशिका जो विभाजन होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन की बात करेंगे तो लीवर में ही होती हैं। कोई चाकू भी मार देगा लीवर में ना, तो वो डैमेज्ड कोशिका जो होगा वो रिकवर कर लेगा। क्या? वो रिकवर कर सकता है। लेकिन लेफ्ट में क्या होता है भाई? लेफ्ट में तो किडनी होता है, किडनी होता है, अग्नाशय होती हैं। आपको तो जाना पड़ जाए, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि लेफ्ट में अगर कोई मार दिया ना चाकू, चाहे कुछ भी लग गया तो वो व्यक्ति मर जाता है। लेकिन राइट में अगर चाकू लग जाता है, या देखते हो कहीं पिस्तौल की गोली निकलता है और राइट साइड में लग जाता है, तो वो व्यक्ति बच जाता है। क्यों? क्योंकि राइट साइड में क्या होता है? लीवर होता है। और लीवर में किसी भी तरह का अगर दिक्कत भी हो जाता है, परेशानी, छिला उला जाता है, या फिर गोली पिस्तौल या चाकू को कोई प्रहार भी करता है, तो देखते हो कि वहाँ पर रिकवर हो जाता है, लीवर रिकवर कर लेता है। क्यों? क्योंकि वहाँ सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा बनता है, इसलिए वो रिकवर कर लेता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा आगे बताने का प्रयास करेंगे। अभी तो हम टॉपिक ले रहे हैं, तो कोशिका इतना हम बताए हैं। अब हम आगे बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपको अगर समझ में आ रहा है तो चीज़ों को शेयर भी करना पड़ेगा भाई, आपके लिए इतना मेहनत है। मैं प्रयास करूंगा कि जो वीडियो जो बन रहा है वो निश्चित तौर पर मेरा टारगेट बेस्ड होगा, एंड निश्चित तौर पर मेरा प्रयास रहेगा, मेरा मेहनत रहेगा। मैं मेहनत करने के लिए बहुत ही तैयार हूँ, रेडी हूँ मैं मेहनत करने के लिए, और आपको 35 से 40 वीडियो में मैं कवर करूँगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए अब मैं आगे बताने का प्रयास करता हूँ। कोशिका के अंग, क्या? कोशिका के अंग बताने का प्रयास करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कोशिका को। कोशिका झिल्ली, जैसे कोशिका, अब आगे आपको समझना पड़ेगा। देखिए कोशिका क्या होता है? एक शरीर की इकाई है, जैसा कि स्लाइडर एवं स्वान नाम के वैज्ञानिक तो बता ही दिए थे कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। तो कोशिका एक क्या हो गया? एक प्रकार के थैला बोल सकते हो तुम भाई। देखो चमड़ा, जो शरीर में जो चमड़ा आपको दिखाई पड़ रहा है उसके अंदर सब डिपार्टमेंट है। कौन कौन डिपार्टमेंट है? लीवर है, किडनी है, आँख है, नाक है, त्वचा है, जीभ है, हड्डी है, सारी चीज़ क्या त्वचा के अंदर ही तो है ना। तो त्वचा क्या कर रहा है? उसको ढका हुआ है। त्वचा क्या कर रहा है? उसको ढक दिया मतलब वो त्वचा जो दिखाई पड़ रहा है, बाहरी भाग जो दिखाई पड़ रहा है, वही तो सेल्स है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो सेल्स है? तो हाँ, ये बोल सकते हो कि ये सेल्स है। लेकिन सेल्स अंदर भी तो है, ये सेल बाहर तो हो गया। ठीक है, ये चमड़ा आपको दिखाई जो पड़ रहा है, बाहरी शरीर का जो बाहरी अंग जो दिखाई पड़ रहा है, अंग से बोलने से पहले हमको त्वचा का संज्ञान देते हैं, क्योंकि अंग तो बाद की चीज़ हो गया। तो त्वचा जो दिखाई पड़ रहा है आपको टोटल, वो कोशिका का ही एक पार्ट कह सकते हो आप। ठीक है, ये कह सकते हो। तो कोशिका के अंदर सारा चीज़ अवेलेबल है, सारा चीज़ आपको दिखाई पड़ रहा है। जितना भी चीज़ दिखाई पड़ेगा वो कोशिका के सारा अंदर है। तो कोशिका झिल्ली एक होती है, जिसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन बोली जाती है। इंग्लिश में क्या बोली जाती है? बायोलॉजिकल भाषा क्या है इसका? सेल मेम्ब्रेन बोली जाती है। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, जिसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ये जंतु और पादप, क्या ये जंतु और पादप दोनों में होती है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्ट्राइक करेगा कि भाई कोशिका झिल्ली में क्या क्या होता है। तो कोशिका झिल्ली जंतु में भी होती हैं और पादप में भी होती हैं, एनिमल सेल में भी होती हैं और प्लांट सेल में भी होती हैं। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। कोशिका के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, सभी इसी के अंदर, इसी झिल्ली के अंदर क्या होते हैं? अवेलेबल होती हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोशिका का जितने भी अवयव है, कोशिका का जितने भी पार्ट्स है, वो इसी झिल्ली के अंदर बंद रहता है। जैसे आप मार्केट जाते हो, ठीक है, आप मार्केट गए, कोई सामान लाने के लिए जाते हो, सामान लाने के लिए जाते हो, मार्केट जाते हो, सामान लाने के लिए जाते हो, सामान लाने जाते हो तो क्या करते हो? एक थैला लेते हो, थैला में सब चीज़ डाल लेते हो थैला में सब चीज़। यानी कि थैला के अंदर हर चीज़ जा रहा है, तो वो थैला, कोशिका झिल्ली क्या हो गया? एक थैला बोल सकते हो तुम, जहाँ पर आँख है, नाक है, कान है, त्वचा है, जिगर है, लीवर है, किडनी है, अग्नाशय है, आमाशय है, पेट है, लीवर है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलाशय है, गुद्दा है, सारा चीज़ इसी के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये कोशिका झिल्ली के अंदर ही तो हुआ ना। तो कोशिका के अंदर सभी अवयव जो होते हैं वो इसी झिल्ली के अंदर बंद होते हैं। लेकिन अब प्रश्न एक फिर यहाँ उत्पन्न होता है कि सारा चीज़ इसी के अंदर चल जाएगा तो दिक्कत भी हो सकता है। जैसे आप दाल खाते हो तो भाई कोशिका तो हर जगह है, कोशिका के अंदर पार्ट्स भी तो बने हुए होते हैं। तो कोशिका के अंदर आप जो दाल खाते हो वो कोशिका के अंदर चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा भाई। कोशिका के अंदर अब लीवर है, अब लीवर के अंदर चल जाएगा दाल जो आप खाए हो वो चल गया लीवर के अंदर, अब बताओ क्या होगा? बर्बाद हो जाओगे। तो कुछ ऐसे चीज़ होती हैं जहाँ पर ऑब्जेक्शन होता है भाई, वो चीज़ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो कोशिका के अंदर जाने वाले चीज़ों को कंट्रोल करने का भी काम करता है ये कोशिका झिल्ली। माने हर चीज़ का जाने का अलाउ नहीं है, ऐसा नहीं। जैसे मान लो कि लीवर है, लीवर में कुछ ऐसा चीज़ चला जाएगा जो दिक्कत होगा, जाएगा नहीं, लेकिन मैं समझाने की भाषा आपको बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जहाँ कोशिका के अंदर जो जाने की अनुमति नहीं होता है, कोशिका के अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। तो ये किसके अंदर जाएगा? तो ये कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा, क्योंकि यह अर्धपारगम्य बोलता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाती हैं कि कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होता है। अर्धपारगम्य होता है क्यों? इसलिए होती है क्योंकि कोशिका के अंदर जाने वाले हर चीज़ को अलाउ नहीं होती हैं। कोशिका के अंदर वही चीज़ आएगा जो कोशिका से रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, सभी का एक अपना रूप होता है। ठीक है, सभी का अपना क्या होता है? एक रूप होता है, उसी रूप के अनुरूप हमको चलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे लीवर है तो लीवर का कुछ और फंक्शनिंग होगा, किडनी का कुछ और फंक्शनिंग होगा, आमाशय का कुछ और वर्क है। सभी का अपना एक वर्क होता है ना, सभी अंग का एक अपना कार्य होता है। आप आँख से क्या कर सकते हो? देख ही सकते हो ना, नाक से आप सूंघ सकते हो। अब कहोगे कि आँख देखने के लिए नहीं बना, सूंघने के लिए बना, तो संभव है क्या? नाक सूंघने के लिए बना है, अब कहोगे नहीं नाक से हम देखेंगे, तो ये संभव है क्या? नहीं। तो हर अंग का अपना एक कार्य होता है।
हर अंग का एक अपना अपना कार्य होती हैं। तो यही हम समझाना चाहते हैं कि कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य होती हैं। ये कुछ ही चीज़ों को जानने की अनुमति प्रदान करता है। ये इतना अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक जरूर करेंगे। मेरे ख्याल से लाइक आप लोग जरूर किए होंगे, क्योंकि एक लाइक मेरे मोटिवेशन का काम करती है। और निश्चित तौर पर मैं वीडियो बनाने के लिए जरूर आऊँगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करती है। मैं 1 घंटा 1.25 घंटा देने के लिए तैयार रहूँगा रोज दिन, लेकिन आप चीज़ों को पूरे भारत में जहाँ पर ये वीडियो जा रहा है आप लोग प्लीज़ शेयर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, कोशिका झिल्ली आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है? एक सेल जो होती हैं, कोशिका का एक पार्ट बोल सकते हो तुम। कोशिका क्या बोल सकते हो? एक पार्ट्स बोल सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में बोला जाती है सूत्रकणिका। याद रखेंगे, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ ली जाती है कभी कभी कि सूत्रकणिका क्या होती है। तो भाई बायोलॉजी में चीज़ों को समझना पड़ेगा, लेकिन समझने के साथ साथ चीज़ों को याद भी रखना पड़ेगा। क्यों याद रखना पड़ेगा? क्योंकि अब बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया तो हर लोग जानता है, लेकिन क्या सूत्रकणिका जानते हो? क्या बहुत कम लोग जानता होगा सूत्रकणिका, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी रूप क्या है, सूत्रकणिका होता है। इसको सूत्रकणिका बोला जाती है, ठीक है। अब सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किए थे? तो याद रखिएगा, एक नाम अल्टमैन। क्या? अल्टमैन को याद रखना है। अब जो चीज़ याद रखने की बात है भाई, उसको तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अब अल्टमैन को क्या कॉन्सेप्ट है बताओ। कुछ ऐसे चीज़ है जहाँ पर आपको याद रखना ही पड़ेगा। बिना याद किए हुए तो कोई संभव ही नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। तो बहुत ऐसी चीज़ होती हैं जहाँ पर आपको याद रखना ही पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किए थे? तो अल्टमैन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किए थे। अब यहाँ पर होता क्या है? तो यहाँ पर होती हैं ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है। ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है। ऑक्सीश्वसन की मतलब क्या होती है? जैसे हम लोग हम जो भी खाना खाते हैं, वो खाना क्या होता है? पचता है। पचने के बाद सेल्स में जाती हैं, सेल्स के अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया में जाती हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये एनर्जी देने का कोशिश करता है। ये एनर्जी बनाता है, ऊर्जा बनाता है। तो ये ऊर्जा गृह के नाम से भी जाना जाती है। याद रखिएगा, ये ऊर्जा यहाँ पर क्रेब्स चक्र चलता है, रिसाइकिल होती हैं और क्रेब्स चक्र चलाता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? एटीपी और ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? एटीपी और ग्लूकोज बनता है। एटीपी का मतलब होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये होता है, ये एक एनर्जी रूप देता है, और ग्लूकोज बनता है, और हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिल पाता है। इसी कारण इसको पावर हाउस बुलाती हैं। क्या बुलाती हैं? शक्ति गृह या पावर हाउस के नाम से जानाती हैं। अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या शक्ति गृह क्यों बुलाती हैं, क्या रीजन है कि शक्ति गृह इसको बुलाती हैं? तो यहाँ पर एटीपी बनता है, यहाँ पर क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? एटीपी और ग्लूकोज बनता है, जिससे हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। और यही ऊर्जा जो मिलता है, इसी को हम बोलते हैं शक्ति गृह। क्योंकि ऊर्जा बनाने का काम किसने किया? माइटोकॉन्ड्रिया ही किया। तो माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि ऊर्जा बनाए, इसलिए इसको क्या बुलाती हैं? इसलिए इसको शक्ति गृह या पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के एक दीवार होता है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनटीपीसी के भी एग्जाम में पूछा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक जो दीवार होती है उसको क्या बुलाती हैं? तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी बुलाती हैं। क्या बुलाती हैं? आंतरिक दीवार को क्रिस्टी बुलाती हैं। मैं इस तरह से आपको समझाने का प्रयास क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये वीडियो आप बार बार 1-2 बार देखेंगे, इस चीज़ को याद हो जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बस इस वीडियो को 1-2 बार आपको रिकॉल करने की जरूरत है। देखिए, बिना चीज़ों को रिकॉल किए हुए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको रिकॉल करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप 10 घंटा पढ़ो, आप 8 घंटा पढ़ो, आप 7 घंटा पढ़ो, 6 घंटा पढ़ो, नहीं। लेकिन चीज़ों को कभी कभी 2 दिन पर 4 दिन पर रिकॉल कर लो उस चीज़ को, क्योंकि आप अगर छोड़ते हो किसी चीज़ को तो आपको भी तो कोई छोड़ रहा है। आप इस चीज़ को नहीं समझते हो भाई। आप अगर किसी चीज़ को छोड़ते हो तो याद रखिएगा, आपको भी कोई चीज़ छोड़ रहा होता है, आपको भी वो चीज़ छोड़ रहा होता है। जैसे आप पढ़ाई करना छोड़ दो, आप हर चीज़ भुला जाओगे, लेकिन अगर 10 दिन पर ही वो चीज़ को रिकॉल करोगे, वो रिकॉल हो जाएगा, तो वो चीज़ आपको कंफर्म रहता है, ठीक है। तो यही हम बताना चाहते हैं कि कभी कभी चीज़ों को रिकॉल करना सीखो, कभी कभी चीज़ों को क्या करना सीखो? रिकॉल करना सीखो, जिससे कि वो चीज़ रिकवर हो पाए, ठीक है। तो कभी कभी आपको इस वीडियो को उलट कर 1-2 बार सुन लेना है, बस हो जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बताया? माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका होती हैं। इसकी खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। यहाँ पर ऑक्सीश्वसन होती हैं। ऑक्सीश्वसन का मतलब होती है ऑक्सीजन के साथ श्वसन होती हैं, वो ऑक्सीश्वसन होती हैं। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी और ग्लूकोज बनती हैं, जिससे हमको ऊर्जा मिल पाता है। इसी कारण इसे कोशिका का शक्ति गृह बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। आगे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदत्त जालिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनना फिक्स होता है। अगर सेल्स पढ़ रहे हो और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नहीं समझे हो तो आप कुछ भी नहीं समझे हो। तो याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ईआर के नाम से जाना जाता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में ईआर बुलाई जाती है, ठीक है, यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देने का काम करता है। आंतरिक सहायता, जैसे देखो, सपोज दैट आप कोशिका है, कोशिका के अंदर बहुत सा पार्ट्स मैं बता रहा हूँ। अब कोशिका के अंदर जो पार्ट, जैसे अभी हम सेल मेम्ब्रेन बताए, ये भी कोशिका का ही एक पार्ट हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया बता रहे हैं, ये भी कोशिका का ही एक पार्ट हो गया। अब अंतःप्रदत्त जालिका बता रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर कोशिका के अंदर कुछ ऐसा हो जो अन्य चीज़ को वो डिस्टर्ब ना करे, तो इसके लिए कुछ होना चाहिए कोशिका के अंदर। तो वही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आंतरिक कंकाल का काम करता है, कोशिका के आंतरिक कंकाल का काम करता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखना पड़ेगा इस चीज़ को।
कोशिका का आंतरिक कंकाल बोलते हैं इसको। ये दो तरह के होते हैं, याद रखना है। ये कितने तरह के होते हैं? ये दो तरह के होती हैं। नाम क्या है? एक होता है स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर का मतलब क्या हुआ? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है क्या? एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। क्या? एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि अंतः प्रदत्त जालिका जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बुलाई जाती हैं, इसमें आखिर क्या होती हैं? अगर जानते हो तो कमेंट करके बताओ कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में काम क्या होता है। कमेंट कीजिए, मैं इस वीडियो को पॉज करके और कमेंट कीजिए। अब मैं बताने का प्रयास करता हूँ। स्मूथ ईआर जो होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और या वसा, क्या कार्बोहाइड्रेट या वसा का निर्माण होता है। और जहाँ पर रफ होता है, क्योंकि ये दो भाग होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने भाग में होती हैं? ये दो भाग में होती हैं। एक भाग स्मूथ होता है और दूसरा भाग क्या होती है? रफ होता है। तो स्मूथ साइड में क्या बनेगा? वसा बनेगा और कार्बोहाइड्रेट बनेगा किधर? स्मूथ साइड में। और एक रफ साइड होगा जिसमें क्या बोलता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ये याद रखना है, रफ में प्रोटीन बनता है और जो स्मूथ रहेगा उसमें कार्बोहाइड्रेट या वसा का निर्माण करेगा ये। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो भागों में बटा होती हैं, जिसे हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती हैं उसमें वसा का निर्माण होती हैं, जबकि रफ साइड में प्रोटीन का निर्माण होती हैं। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो एक स्मूथ और रफ तो हो गया। अब रफ साइड में ही क्या? रफ साइड में ही एक चीज़ होता है, उस चीज़ का नाम क्या होती है? राइबोसोम। अब जरा कल्पना करना, अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने कुछ देर पहले पढ़ा था कि कोशिका की सबसे छोटी, कोशिका जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होता है। अगर वो छोटा अंग होता है तो आप जरा बताओ, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका के अंदर गोल्गी बॉडी है, कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम है, ये सारी चीज़ कोशिका के अंदर ही तो है। तो फिर छोटी कैसे हो जाएगा वो? छोटा अंग फिर कैसे हो गया वो? भाई कोशिका के अंदर ये सब सारी चीज़ है ना, तो फिर हम कोशिका को छोटा कैसे बोल सकते हैं? अब समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताना चाहता हूँ? इसीलिए मैं उस वक्त नहीं बताया था कि कंफ्यूज कर जाओगे। अब मैं बता रहा हूँ कि कोशिका के अंदर ये सारी चीज़ है, तो फिर कोशिका छोटा अंग कैसे हो जाएगा? भाई छोटा अंग तो हो नहीं सकता ना, छोटा यूनिट बोल सकते हो, इकाई बोल सकते हो इसको, ठीक है? क्योंकि हर जगह कोशिका है, इसलिए इसको यूनिट के नाम से जान सकते हो आप, ठीक है? इतना आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्या? अब हम बात करते हैं किसका? तो एक राइबोसोम होता है। अब राइबोसोम कहाँ होता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइट साइड में, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइट साइड जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही एक उसका नाम क्या होती है? राइबोसोम नाम होती हैं, जहाँ पर प्रोटीन का निर्माण करता है। यानी कि एक स्मूथ बताए, लेफ्ट साइड में क्या होता है? स्मूथ होता है, राइट साइड में क्या होता है? रफ होता है। तो रफ साइड को ही राइबोसोम बुलाई जाती हैं, जहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होती हैं। और स्मूथ साइड जो होती हैं इंडोप्लाज्मिक के, जो लेफ्ट साइड होती हैं, वो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं क्या? लेफ्ट साइड में देख रहे हैं स्मूथ, चूंकि स्मूथ है और स्मूथ में क्या बनेगा? तो वसा बनेगा। भाई वसा क्या होता है? चिकना ही तो होता है ना, वो रफ थोड़े होगा, वो चिकना होगा। जैसे आप घी खाते हो, घी क्या है? वसा है। तो घी क्या होता है? घी भाई वसा है तो वो चिकना रहेगा। तो स्मूथ साइड में जहाँ पर स्मूथ होगा वहाँ पर क्या रहेगा? वसा का निर्माण करेगा। और जहाँ पर रफ साइड रहेगा वहाँ पर आपको प्रोटीन बनाने का काम करेगा। तो प्रोटीन कहाँ बना? राइबोसोम में। राइबोसोम कहाँ है? इंडोप्लाज्मिक के राइट साइड में। राइट साइड बोले तो रफ साइड, रफ साइड में ही राइबोसोम होती हैं। और राइबोसोम को ही क्या बुलाती हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री बुलाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, इसलिए इसको राइबोसोम को ही बुलाती हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। अब एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाती है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बुलाई जाती है, तो सीधा सीधा आप बता देते हो कि राइबोसोम को बुलाई जाती हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि राइबोसोम होता कहाँ पर है और क्यों प्रोटीन का निर्माण करता है। आपको पता चल गया कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइट साइड में होती हैं और राइट साइड में क्या होती हैं? राइबोसोम होती हैं। क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइट साइड में प्रोटीन का निर्माण होती हैं और राइट साइड में ही राइबोसोम होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री हम बोल सकते हैं। आपको निश्चित ही समझ में आ चुका होगा, राइबोसोम क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए, राइबोसोम क्लियर हो गया होगा। अब राइबोसोम को ही हम दो भागों में पुनः बांटते हैं। क्या? राइबोसोम को ही दो भागों में हम पुनः बांटते हैं, जिसे हम 70S, एस फॉर सेडिमेंटेशन, एस फॉर क्या होता है? सेडिमेंटेशन। और एक होता है 70S और एक होता है 80S। तो 70S के मतलब 70 सेडिमेंटेशन राइबोसोम और 80S के मतलब 80 सेडिमेंटेशन राइबोसोम। अब देखो 70 क्या है? 70 क्या है? छोटा है, तो ये छोटा रहेगा, राइबोसोम छोटा रहेगा। और एक होता है 80S, 80S क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, क्योंकि 80 बड़ा है तो बड़ा रहेगा, 70 छोटा है तो छोटा रहेगा। तो 70S राइबोसोम जो होती हैं वो हल्का होता है, छोटा होता है और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। 80S चूँकि 80 बड़ा है और S सेडिमेंटेशन है, ये राइट साइड में होता है, दोनों भाग राइट साइड में होती हैं और ये भारी होता है। और तो भारी चीज़ यूकैरियोटिक होती है, याद रखेंगे। स्मॉल चीज़ जो होता है वो छोटा होता है और आई में बोले तो वो छोटी चीज़ है और ये प्रोकैरियोटिक में होती हैं, जबकि 80S बड़ा होती हैं और ये यूकैरियोटिक में होती हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चूँकि कोशिका सबसे बड़ा टॉपिक है, इसे एक वीडियो में समझाना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं अगले वीडियो में इसको बताने का प्रयास करूंगा, इसको समझाने का प्रयास करूंगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होती हैं। अभी फिलहाल हम कोशिका के पार्ट्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो पूरी तरह से इसको धाराशाही जब तक नहीं कर देते हैं तब तक हम टर्म कैसे ले लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोशिका और कोशिका के पार्ट जो होती हैं इसको नस्ते-नाबूद करने का प्रयास करेंगे। जैसे ही नस्ते-नाबूद इसको करते हैं उसके बाद हम सेकेंड वीडियो में इसको हम इसे भी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम गोल्जी बॉडी भी बता देना चाहते हैं। भाई
धीरे धीरे 1 घंटा अभी हुआ नहीं है, लगभग 1 घंटा की क्लास चलेगा ही चलेगा, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा है, अनंत पढ़ाई होती हैं। इतना पढ़ना है कि आप छोटा थोड़ा-थोड़ा चीज़ पढ़ के आप ये नहीं कह सकते कि कंप्लीट हो गया और तो मेरा तैयारी हो गया, ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ना होता है, कॉम्पिटिशन इतना आसान नहीं होता है, ठीक है ना? तो कॉम्पिटिशन में क्रैक करने के लिए, चीज़ों को पास करने के लिए आपको अनंत चीज़ पढ़ना पड़ेगा और भाव से पढ़ना पड़ेगा, प्रेम से पढ़ना पड़ेगा, तभी संभव हो पाएगा, ठीक है? ऐसे ही आधा घंटा का बहुत सारे टीचर आधा घंटा में क्लास एंड करके चले जाते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा है? अपना व्यूज़ प्राप्त करने के लिए कुछ भी हो सकता है ना? तो कहने का मतलब है आगे जब तक इसको कंप्लीट नहीं करें तब तक आपको रहना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट जो है गोल्जी बॉडी को हम समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसको खोज किसने किया था? तो कैमिलो गोल्जी नाम का एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गोल्जी बॉडी का खोज किए थे। अब इसका काम क्या होता है समझना है, चूँकि अगर आप समझ जाओगे ना तो फिर दिक्कत खत्म होगा। फिर दिक्कत क्या होगा? खत्म होगा। नहीं समझोगे तो आज याद रहेगा, 5 दिन के बाद भूल जाओगे। पर जब कॉन्सेप्ट याद रह जाएगा तो जीवन भर पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो उस चीज़ को नहीं भूल सकते, ठीक है? तो भूलना नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भाई भूलना नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? चीज़ों को कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चीज़ों को क्या करना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वही चीज़ हम करना चाहते हैं, ठीक है? तो गोल्जी बॉडी जो है कैमिलो गोल्जी नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका खोज किए थे। इसका काम जो होती है परिवहन करने का काम करती हैं। अब बताओगे सर परिवहन क्या होता है? परिवहन क्या होता है यहाँ पर? तो देखो हम बताते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बैडमिंटन खेलता है, तो बैडमिंटन खेलता है तो किस चीज़ से खेला जाता है? हाथ से खेला जाता है। भाई बैडमिंटन खेलोगे तो क्या किससे खेलोगे? हाथ से ही खेलोगे ना। तो हमारे पास ताकत हाथ में होना चाहिए। जैसे हम कोई ग्राउंड में प्ले ग्राउंड में मान लो कि कोई चीज़ खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हमें किसमें ज़्यादा ताकत होना चाहिए? सबसे ज़्यादा ताकत मेरा पैर में होना चाहिए। दौड़ने के लिए पैर में, अरे दौड़ेंगे तब तो मतलब ये रहेगा, तो ताकत सबसे ज़्यादा किसमें होनी चाहिए? पैर में होना चाहिए। अब कोई पढ़ा रहा है, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हमको ताकत कहाँ पर चाहिए? ब्रेन में चाहिए। भाई ब्रेन में ताकत चाहिए। ब्रेन में ब्लड रहेगा तब तो हम कुछ बोल पाएंगे ना। ब्लड अब ब्लड को ब्रेन में जा ही नहीं रहा, थकान हो गया तो क्या ही कर लोगे? तो कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए ना जो आपके थकावट को दूर कर दे, आपकी थकावट को दूर कर दे। तो जैसे मान लो कि हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको, तो मेरे दिमाग में ब्लड चाहिए, मेरे दिमाग में कंट्रोल चाहिए, उस चीज़ों को कंट्रोल चाहिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं भाई। और जब मैं थक जाऊँगा तो पता चलेगा कि मेरे दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा, क्योंकि थकान अंदर से है, तो पता ही नहीं चलेगा, मेरे दिमाग में जाएगा ही नहीं। तो कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए ना कि पूरे शरीर से ब्लड उठाए और मेरे माथा में जाके रख दे, तभी ना नहीं थकूंगा ना। ऐसा तो थक जाऊँगा भाई। देखो पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने के लिए मेरे दिमाग में ब्लड चाहिए, ताकत चाहिए, तभी मैं पढ़ा पाऊँगा। लेकिन ऐसा कोई शख्स होना चाहिए जो पैर में जो ब्लड है, जो दम है, जो पावर है, उस पावर को उठा करके मेरे दिमाग के पास ले आवे, तभी ना संभव है। तभी थक, क्योंकि यदि आप थकेंगे तो पूरे अंग से आप थक जाओगे, पूरे अंग से थक जाओगे। ऐसा नहीं है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो पैर थक गया तो नहीं, पूरे जब तक पूरे चीज़ नहीं थकेगा ना तब तक आप क्रिकेट में ये नहीं कर सकते कि मैं थक गया हूँ, ठीक है? तो थकने से तात्पर्य ये है कि आप थक चुके हैं, पूरे अंग आपको थक गया है, अब आपसे काम नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास ब्लड चाहिए दिमाग में, ताकत चाहिए दिमाग में। अब क्या करेगा? कुछ ऐसा शख्स होना चाहिए जो मेरे पैर तरफ से या पूरे बॉडी तरफ से ब्लड को इकट्ठा करे और मेरे माइंड में ठूस दे, क्या मेरे माइंड में लगा दे, ताकि मेरे माइंड में क्या ताकत बढ़ जाए, क्या माइंड में ताकत बढ़े, जिससे कि मैं और ज़्यादा चीज़ों को रिकॉल करूँ और आपको बताने का प्रयास करूँ, ठीक है? तो ये होता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का यही काम होता है कि जहाँ कोई चीज़ थक रहा है, क्या जहाँ पर कोई चीज़ थक रहा है वहाँ से पूरे शरीर से बॉडी पूरे शरीर से लाता है और उस चीज़ को दे देता है, और वो चीज़ फिर से क्या होता है, फिर से स्ट्रेंथ में आ जाता है, ताकत में आ जाता है, और वो काम करना स्टार्ट कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा शख्स शरीर के अंदर होना चाहिए ना, सेल्स के अंदर कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए जो उस चीज़ को कैप्चर करे और मेरे थकावट को दूर कर दे। हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ तो ताकत, जीभ को ज़्यादा ताकत चाहिए। ऐसा थक जाऊँगा तो पता चला कि जीभ चल ही नहीं रहा है, माइंड चल नहीं रहा है। कुछ ऐसा शख्स होना चाहिए ना जो उस चीज़ को ब्लड को पहुंचा दे वहाँ पर। तो पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी। तो यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ जिसकी ज़रूरत हो, जितना ज़रूरत हो, उस चीज़ को शरीर से उठाए और वहाँ पर पहुँचा दे, तो परिवहन करने का काम हुआ। तो परिवहन करने का काम कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी कर रहा है। मेरे ख्याल से आज के बाद कभी जीवन में नहीं भुला पाओगे कि गोल्जी बॉडी क्या होता है। गोल्जी बॉडी परिवहन का काम करती हैं। कोई भी चीज़ की जितना ज़रूरत होती है उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए गोल्जी बॉडी होती है। तो सेल्स के अंदर गोल्जी बॉडी का होना कितना ज़रूरी है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि शरीर के अंदर जो गोल्जी बॉडी है उस गोल्जी बॉडी का रहना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। भाई नहीं ज़रूरी है तो थक जाओगे तो फिर क्या करोगे? भाई अगर शरीर थक गया, पूरी तरह से पूरा ऑर्गन्स काम करना बंद कर दिया, अब नहीं करूँगा, अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे क्या होगा? नहीं होगा। मतलब क्या? मतलब मेरा माइंड हार गया, मेरा शरीर हार गया, पूरे डिपार्टमेंट जितना भी शरीर का डिपार्टमेंट है वो सारे डिपार्टमेंट हार चुका है। हार चुका है क्यों? क्योंकि गोल्जी बॉडी जहाँ जहाँ से ब्लड लाना था, जहाँ जहाँ से स्ट्रेंथ लाना था, वो हार चुका है। हार चुका है मीन्स व्हाट? हार चुका है मीन्स अब वहाँ पर ताकत नहीं है, इसलिए गोल्जी बॉडी अब वो क्या करेगा? डिसाइड कर देगा कि आप तुम हार चुके हो, अब तुम क्या करोगे? थकावट में हो चुके हो, अब तुम थक गए हो, तो वहाँ से क्या करेगा? उस चीज़ को हटा देगा। तब कहते हो क्या? अरे यार बहुत थकावट आज हो चुका है। क्या कहते हो? आज बहुत थकावट हो गया। क्यों? क्योंकि आपके पास एनर्जी लेवल डाउन हो गया और गोल्जी बॉडी उस चीज़ को रिकवर नहीं कर रहा है। अरे रिकवर का पूरे अंग ही आपका थकावट में चल चुका है, तो आप थक चुके हैं, बिल्कुल थक चुके हैं। तो ये गोल्जी बॉडी का बस इतना काम होता है कि जो जितना काम कर रहा है वहाँ पर ताकत देने का काम करती हैं, परिवहन करने का काम करती हैं, चीज़ों को पहुँचाने का काम करती हैं। बस इतना ही याद रखना पड़ेगा आपको। तो गोल्जी बॉडी आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का परेशानी है तो कमेंट कर सकते हो आप। फिर आगे हम सेंट्रोसोम पढ़ते हैं। अब सेंट्रोसोम को खत्म कर देंगे, फिर हम खत्म कर देंगे। बस सेंट्रोसोम लास्ट टॉपिक है, सेंट्रोसोम को खत्म करने दीजिए, उड़ाने दीजिए इसको। सेंट्रोसोम क्या होती है? इसको हिंदी में तारक काय बोला जाती है। क्या बोला जाता है?
तारक काय बुलाई जाती हैं हिंदी में, क्या बुलाई जाती हैं? तारक काय। अब अच्छा ये बताओ कि अगर कोई पूछ दे आपसे तारक काय क्या होती हैं, क्या बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे, क्योंकि बायोलॉजी में कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जहाँ पर याद रखना पड़ेगा आपको। हर जगह आपको कॉन्सेप्ट है, मैं आपको घोल के पिला दूंगा, मैं बता रहा हूँ बायोलॉजी को घोल के पिला दूंगा, ये मेरा वचन है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको याद रखना ही पड़ेगा, नहीं याद रखोगे तो कोई उपाय ही नहीं है। हमको भी याद रखना पड़ा है, हम भी याद रखते हैं तब हम आपको बता रहे हैं। हम ऐसे ही एक चीज़ को बहुत बार पढ़े हैं तब जाके हमको भी याद हो चुका है। अब मुझे पढ़ना नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पढ़ना पड़ता है? क्योंकि इसको हम कॉन्सेप्ट बना चुके हैं, इस चीज़ को हम क्या कर चुके हैं, याद कर चुके हैं, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो चलिए सेंट्रोसोम के हम क्लियर करते हैं कि सेंट्रोसोम होती क्या है। तो सेंट्रोसोम क्या होती हैं, सबसे पहले समझते हैं। तो सेंट्रोसोम के मतलब होती है तारक काय। क्या तारक काय होती हैं? सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है। सेंट्रोसोम का काम क्या होती है भाई? कोशिका को विभाजन करना। अब कोशिका विभाजन क्या, कोशिका विभाजन से क्या मतलब क्या है कि एक कोशिका टूटा और एक कोशिका टूट के दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण कर देना। भाई एक कोशिका टूटा और वहां पर टूट के दो या दो से अधिक कोशिका बना दिया, तो वो कोशिका विभाजन वही होता है। ऐसा नहीं कि कोशिका विभाजन मतलब क्या कि एक कोशिका है और दो टुकड़ा हो गया, वो नहीं होता। वो कोशिका नहीं हुआ। कोशिका का मतलब, कोशिका विभाजन का बोलने से तात्पर्य है कि एक कोशिका टूटा और एक ही कोशिका से दो या दो से अधिक कोशिका बन जाएगा, तो वो क्या हो गया? कोशिका विभाजन हो गया। क्या हो गया? सेंट्रोसोम हो गया। अब प्रश्न उठता है कि शरीर में पूरे जगह जितना भी आपको दिखाई पड़ रहा है, शरीर के अंग जितने भी चीज, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, बॉडी, लीवर, तीवर, जिगर, अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुद्दा, लंद, फंग, जितने भी चीज आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो सारे चीज में कोशिका विभाजन होती है। याद रखना है, हर जगह कोशिका विभाजन आपको होता है, हर जगह कोशिका विभाजन होती हैं। लेकिन याद रखना पड़ेगा अपवाद में। क्या अपवाद में? एक जगह याद रखना पड़ेगा, उसका नाम है दिमाग। क्या? दिमाग में कोशिका विभाजन होता है क्या? दिमाग में भी कोशिका विभाजन होता है। आपको पता होना चाहिए कि दिमाग में भी कोशिका विभाजन होती है। लेकिन क्या कोशिका विभाजन सारी जगह होती है दिमाग में? क्या वो बिल्कुल नहीं। कोशिका जो विभाजन होती है ना, वो कोशिका विभाजन ब्रेन के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में गिलियल सेल होती हैं, जबकि दूसरा पार्ट में क्या होता है? न्यूरॉन सेल होती हैं। क्या कौन सा होती हैं भाई? न्यूरॉन सेल होती हैं। एक पार्ट तो गिलियल सेल हो गया और दूसरा पार्ट क्या हो गया? न्यूरॉन सेल हो गया। तो न्यूरॉन सेल, इसको हम परसेंटेज में बांटते हैं तो 90 और 10 कर सकते हो तुम। 90% और 10%। अगर क्वेश्चन भी बनेगा ना तो आपको 90% लगाना है और 10% लगाना है। मैंने न्यूरॉन सेल 90% बोल सकते हो और 10% गिलियल सेल बोल सकते हो। तो 90% जो न्यूरॉन सेल है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्या? न्यूरॉन सेल में किसी भी तरह की कोशिका विभाजन नहीं होती है। अब जब कोशिका विभाजन नहीं होगा तो एक आध फाइट अगर कोई दे देता दिमाग में तो नच के गिर जाते हो कि नहीं गिर जाते हो? भाई देखो, इसीलिए बोला जाता है कि दिमाग मत मारो, पूरे जगह मार सकते हो, दिमाग में मत मारो। क्यों बोलता है आदमी? क्योंकि हर जगह मारोगे तो कोशिका विभाजन होगा और वो कोशिका ठीक कर देगा। भाई दिमाग में क्यों बोलता है लोग कि ब्रेन में मत मारो, या ब्रेन में मारोगे तो मर जाएगा, ब्रेन में मारेगा तो मर जाएगा? क्यों बोलता है? क्योंकि वहाँ पर कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, और जहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होगा वहाँ पर अगर मार दोगे तो मर जाएगा, तो मर जाएगा तुरंत। इसलिए दिमाग में कोशिका विभाजन नहीं होती है। लेकिन 10% वाला जो हम बताए गिलियल सेल, उसमें तो कोशिका विभाजन हो सकता है, क्योंकि न्यूरॉन सेल जो मैं बता रहा हूँ मैं कि न्यूरॉन सेल में कोशिका विभाजन नहीं होती है, लेकिन गिलियल सेल में तो कोशिका विभाजन होती है। तो गिलियल सेल में जो कोशिका विभाजन होगा तो वहाँ पर तो कैंसर बन जाएंगे। अच्छा, अब एक कैंसर वर्ड आ गया। कैंसर क्या होता है? कैंसर एक बीमारी है, और बीमारी नहीं भी कर सकते हो, बीमारी बोल भी सकते हो और बीमारी नहीं भी बोल सकते हो। मानो तो सभी को कैंसर है, नहीं मानो तो किसी को कैंसर नहीं है। तो कैंसर का मतलब क्या होता है? कैंसर का मतलब क्या? एक सेल जहाँ टूटा वहाँ पर असंख्य सेल बन गया। अरे भाई, एक सेल टूटा और वहाँ पर हजारों लाखों सेल बन गया, तो डॉक्टर साहब क्या नाम दे देते हैं? उसको नाम दे देते हैं कैंसर। उसको क्या हो गया? कैंसर हो गया, कोई उपाय इसका नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोशिका रुक ही नहीं रहा। क्या? कोशिका बन रहा है यार, रुक नहीं रहा है। और जब कोशिका बनते ही रहेगा तो डॉक्टर बोल देते हैं कि भाई आपको कैंसर हो गया है, अब इसका इलाज यहाँ पर नहीं है, रेफर कर देते हैं, अमेरिका जाइए, ब्रिटेन जाइए, फलाना ढमकाना जाते रहिए, आपको कोई उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए ना। कोशिका विभाजन उतना ही होना चाहिए जितना डिमांड है। अच्छा बताओ, मान लो कि यहाँ पर कोशिका है कोशिका, ठीक है। अब यहाँ पर कोशिका है, क्या होगा जब यहाँ पर लाख कोशिका बन जाएंगे? अब सोचो, यहाँ पर कोशिका लाख कोशिकाएं बन जाएंगे तो क्या होगा? गांठ बन जाएगा। अब गांठ बन जाएगा तो गांठ से क्या होगा? विकसित करेगा गांठ, और जब गांठ विकसित करेगा तो गांठ बनना ही तो क्या होता है? ट्यूमर होता है। गांठ बनने का मतलब क्या होता है? ट्यूमर। तो यही दिमाग में ट्यूमर हो जाता है। वही गिलियल सेल जहाँ होती है ना, वहीं पर ट्यूमर हो जाता है। तो लोग बोलता है कि डॉक्टर साहब दिमाग में तो कैंसर नहीं होता है, फिर दिमाग में कैसे कैंसर हो गया? तो ट्यूमर, वही गिलियल सेल जहाँ होता है ना, वहीं पर एक गांठ ले लेता है और वही गांठ प्रतिरूप बन जाता है कैंसर का। तो अब आपको पता चल गया होगा कि दिमाग में कैंसर नहीं होती है, लेकिन गिलियल सेल में कैंसर हो सकता है। ये अपवाद होता है, बहुत कम देखने को मिलता है। ट्यूमर जो है बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि कैंसर कहीं भी हो सकता है, शरीर के किसी भी अंग, न्यूरॉन सेल छोड़ करके कहीं भी आपको हो सकता है। क्योंकि हर दिन कोशिका टूट रहा है, हर दिन कोशिका बन रहा है। हर दिन जब आप सोते हो तो कोशिका रिकवर कर रहा होता है, शरीर आपका क्या कर रहा होगा? रिकवर कर रहा होगा। हम आपको बारी बारी से चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे। अब एक ही बार में पूरी चीज़ बता देंगे तो फिर दिमाग में तुम्हारे एंट्री नहीं लेगा, कन्फ्यूज आ जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको धीरे धीरे बताने का प्रयास करूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं बता रहा हूँ कि सेंट्रोसोम को काम क्या होती हैं? कोशिका को विभाजन करना काम होती हैं। एक कोशिका टूटेगा और दो कोशिका बनेगा, तो वो बन के जो रिकवर किया वही कोशिका विभाजन होगा। और कोशिका जो विभाजन
सेंट्रोसोम जो होती हैं, इसकी खोज अक्सर क्वेश्चन पूछ जाती हैं कि कोशिका जो विभाजन करता है सेंट्रोसोम, उसका खोज किसने किया था? आपको पता होना चाहिए इसकी खोज किसने किया था। तो इसका खोज किया था बोबरी नाम के वैज्ञानिक। अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, भाई इसको याद रखना पड़ेगा, अन्यथा अनपढ़ कर देगा आपको। याद रखिएगा, क्योंकि ये अक्सर पूछ जाता है। एनटीपीसी के पिछला एनटीपीसी 2019 वाला में देख लीजिएगा, सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था, आ चुका है। बोबरी नाम याद रखना है। बोबरी नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेंट्रोसोम की खोज किया था। कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन करना। एक कोशिका टूट के दो या अधिक कोशिका का निर्माण करना, कोशिका विभाजन होती है। और दिमाग में कोशिका विभाजन नहीं होती है। अगर दिमाग में कोशिका विभाजन होगा भी तो ग्लियल सेल जहाँ पर 10% भाग जो है उसमें कोशिका विभाजन होगा, और कोशिका विभाजन जहाँ होती है वहाँ पर कैंसर होती है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन जहाँ पर होंगे वहाँ पर कैंसर हो जाएंगे। कैंसर कोई बीमारी नहीं होती है, बल्कि ये अनियंत्रित कोशिका विभाजन होती है। उसी को डॉक्टर नाम दे देते हैं क्या? कैंसर नाम दे देते हैं। और कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतना ही है कैंसर का कि भाई कोशिका जो होती है वो ज़्यादा बन रहा होता है। कोशिका क्या होता है? बहुत ज़्यादा बन रहा होता है। एक ही जगह पर कोशिका ज़्यादा बन रहा होता है, इसलिए हम नाम देते हैं क्या? कैंसर। उसको नाम क्या दे देते हैं? कैंसर नाम दे देते हैं। भारत में इसका इलाज नहीं है। अगर इसका इलाज जाना है तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब में इलाज इसका है, वहाँ पर इलाज करवा सकते हैं। चलिए, आज मैं सेंट्रोसोम बता दिया कि आपको समझ में नहीं आया या आया, आप कमेंट कर सकते हैं। एक और हम बता देते हैं लाइसोसोम। जल्दी से निपटारा करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि आपको समझाना पड़ता है, इसलिए लेट हो रहा है। क्योंकि मुझे बताना होता तो मैं एक ही झटके में मैं सारा चीज़ कंप्लीट कर देता। लेकिन चूंकि मुझे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देना है, मुझे समझाना है, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ। अन्यथा मैं एक बार जब समझ जाओगे तो फिर दिक्कत खत्म हो जाएगा। क्या एक बार समझना और दिक्कत खत्म होना बात बराबर हो जाएगा। तो चलिए लाइसोसोम की बात कर लेते हैं। लाइसोसोम को हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम ही है, लाइसोसोम ही बोला जाती है। यह कोशिका के अंदर पाचन का काम करती हैं। याद रखिएगा, कोशिका के अंदर पाचन क्रिया का काम भी होता है, जिसको हम लाइसोसोम बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम होते हैं। याद रखना है, कोशिका के अंदर पाचन का जो कार्य करता है वो कौन करता है? लाइसोसोम करती हैं। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम होती हैं। याद रखिएगा, जल अपघटक एंजाइम। अब एक बात, अब इसको समझाने के लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि कोशिका के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, आप जान ही गए होंगे भाई। माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, सेंट्रोसोम है। ये सब क्या है? बॉडी ही तो है, कोशिका पार्ट ही तो है। अब ये सारे चीज़ को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। कौन करता है? लाइसोसोम करता है। भाई लाइसोसोम जो काम करता है ना, वो घटिया काम करता है, लेके बोल सकते हो तुम। क्यों? कैसे कैसे बोलो? क्योंकि लाइसोसोम बहुत ही जालिम किस्म का इंसान है। वो कोशिका के अंदर बहुत घटिया काम करता है। याद रखना क्यों? क्योंकि कहता है ये कि कोई भी कार्य कोशिका के अंदर कोई भी रहेगा ना, तो बेहद अच्छा से रहना, कोई भी इरिट मिरिट करेगा तब जला के भस्म कर दूंगा। ये लाइसोसोम का काम होती है। लाइसोसोम के अंदर चूंकि पाचन का कार्य, गलाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। तो गलाने का काम अगर काम नहीं करोगे, जैसे मान लो कि सेंट्रोसोम का काम क्या होती है? कोशिका विभाजन करना। अब ये कहेगा कोशिका विभाजन करूंगा ही नहीं करूंगा कोशिका विभाजन, क्या करोगे? उधर सेंट्रोसोम कहेगा मैं कोशिका विभाजन नहीं करूंगा, वाइकोल्स कहेगा मैं पानी इकट्ठा नहीं करूंगा, माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा मैं एनर्जी नहीं बनाऊंगा, गोल्जी बॉडी कहेगा नहीं परिवहन में नहीं करूंगा। अरे यार काहे नहीं करोगे? करना पड़ेगा। सेल्स के अंदर रहोगे तो करना ही पड़ेगा, उचित तुम्हारा है। नहीं करोगे तो जला के भस्म कर दूंगा। और ये जला के भस्म कौन करता है? यही लाइसोसोम करता है, जला के भस्म। याद रखिएगा, क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर होती हैं जल अपघटक एंजाइम। ये जल अपघटक एंजाइम क्या करता है? कोई भी कोशिका के पार्ट के अंदर अगर कोई काम नहीं कर रहा होता है तो ये छिड़क देता है। ये एक क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये छिड़क देता है, और वहाँ पर जितने भी चीज़ होती है वो मर जाता है। क्या होता है? मर जाता है। उस अंग को क्या करते हैं? वो नष्ट कर देते हैं। जब पूरी ये कोशिका के अंदर अगर कोई कार्य नहीं किया तो क्या करेगा? ये जल अपघटक एंजाइम छिड़क देगा, वो मर जाएगा। अब क्या होगा जब कोशिका के अंदर, अब ये मतलब गोल्जी बॉडी को कहता है क्या तुम परिवहन नहीं करोगे? नहीं करोगे। ये जल अपघटक एंजाइम क्या कर छिड़क दिया, गोल्जी बॉडी मर गया। क्या? गोल्जी बॉडी मर गया। गोल्जी बॉडी मर गया, थकान महसूस होगा, परिवहन चूंकि होगा नहीं, थकान महसूस होगा, हमेशा थकान में रहोगे। देखते हो बहुत लोग थकान में रहता है, बहुत हमेशा थकान में रहता है, कहता है यार हम बहुत थकान में हैं, बहुत टायर्ड फील करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको लाइसोसोम बहुत ज़्यादा बन रहा होता है और दिक्कत कर रहा होता है, इसलिए वो थकान महसूस करता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप यदि काम सही से नहीं करोगे तो लाइसोसोम जल अपघटक एंजाइम छिड़केगा, आप मर जाओगे, परिवहन करेगा नहीं, परिवहन नहीं करेगा, थकान महसूस होगा। ठीक है, आपको समझना, देखो समझाने के लिए हम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये परफेक्ट है, मैं क्लियर करके ही दम लूंगा। जब तक मैं आपको समझा ना दूँ तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, आप इतना याद रखना। अब क्या होगा? अब ये तो गोल्जी बॉडी की बात हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा हम एनर्जी नहीं बनाएंगे। भाई तुम्हारा काम ही है एनर्जी बनाना, कैसे नहीं बनाओगे? राइबोसोम कहेगा हम प्रोटीन नहीं बनाएंगे, बसा नहीं बनाएंगे। अरे काहे का? तो लाइसोसोम क्या करता है? अपने को फाड़ देता है। अपने को फाड़ने का मतलब क्या हुआ कि जितना भी जल अपघटक एंजाइम इसके अंदर है वो सारे लटपटा जाते हैं। मतलब वैक्यूल्स हुआ, सेंट्रोसोम हुआ, गोल्जी बॉडी हुआ, राइबोसोम हुआ, सेल मेम्ब्रेन हुआ, सारों को चपटा कर दिया, ब्लास्ट कर दिया। पूरे लाइसोसोम क्या पूरे को मार दिया, पूरे को मार देता है, पूरे अंग को नष्ट कर देता है। ये पूरी कोशिका नष्ट हो गया। इसीलिए इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। क्या बोला जाती है? आत्महत्या की थैली बोला जाती है। किसको? लाइसोसोम को। क्यों बोला जाती है? क्योंकि अगर कोशिका के अंदर कोई पार्ट काम नहीं करेगा, वो जला के भस्म कर देगा, जल अपघटक एंजाइम छिड़क देगा, मर जाएगा। लेकिन पूरी कोशिका को नष्ट करना है तो अपने आप को फाड़ देता है। क्या? अपने आप को फाड़ दिया, और जब अपने आप को फाड़ देता है पूरी जल अपघटक एंजाइम जो होते हैं वो पूरे में लसपसा गए, पूरे मर जाओ, चल जाओ, मर गया। तो इसी को बोला जाती है आत्महत्या की थैली। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाती है कि आत्महत्या की थैली किस कोशिका के डिपार्टमेंट को बोला जाती है? तो आपको याद रखना है किस डिपार्टमेंट को बोला जाती है? तो ये लाइसोसोम को बोला जाता है। अब आपको पता चल गया। दूसरे भाषा में आपको समझते हैं, जैसे सपोज दैट पुलिस की लाठी और आपका सर
पुलिस की लाठी रहता है और आपका शरीर रहता है। आप देखे होंगे पुलिस का लाठी जब प्रहार चलता है तो देखते हो कि काला हो जाता है, लाठी का मार देखे हो ना, काला हो जाता है। काला क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ के सारा कोशिका मर चुका है। आप देखते हो ना, एक्सीडेंट करता है लोग तो ब्लड निकलता है, वहाँ पर अगल बगल देखते हो काला हो जाता है। क्यों काला हो जाता है? क्योंकि वहाँ के जितना भी सेल्स है सब सेल्स क्या हो गया? मर गया। अरे भाई सेल्स नहीं मरा है, वो क्या मर गया? लाइसोसोम मर चुका है। लाइसोसोम मर गया। अब क्या करेगा? वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर बहुत सारे दवाई का प्रयोग करेंगे और बता देंगे जाओ इसको सेको को, गर्म पानी से सेकना। गर्म पानी से सेकता है तो क्या अगल बगल के जो कोशिका होता है, अगल बगल के जो कोशिका हुआ वो कोशिका क्या करता है? उसको क्योंकि कोशिका के अंदर ही तो लाइसोसोम होती हैं और लाइसोसोम के पास जल अपघटक एंजाइम है। वो क्या करेगा? वो लाठी जो पुलिस मारा था, जो काला हो गया था, वो काला पर जाके जल अपघटक एंजाइम छिड़क देगा और जैसे ही जल अपघटक छिड़का वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो देखते हो कि एक सप्ताह के बाद क्या होता है? वो काला जो धब्बा लगल था वो क्या हो गया? ठीक हो गया। तो आप जो लाठी जो मार देखे हो, पुलिस का मार, चाहे कोई मारता, आप एक्सीडेंट करते हो तो काला हो जाता है, तो 10 दिन के बाद ठीक क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पर जो अगल बगल के जो लाइसोसोम होती हैं उसके अंदर जो जल अपघटक एंजाइम है वो छिड़क दिया और आप स्वस्थ हो गए, आप ठीक हो गए। बात समझ में आ गया? अब क्या होगा जब वो, अब कोई अंग ऐसा भी रहता है जहाँ पर लाइसोसोम नहीं रहता है। अब दो जगह है, एक होता है ब्लड, क्या? एक होता है ब्लड जहाँ पर लाइसोसोम नहीं होती है, और ब्लड का जो आरबीसी में भी, आरबीसी जो होता है, क्योंकि ब्लड में क्या होता है? आरबीसी होती है, तो आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होता है। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम होता है? नहीं होता है। तो भाई आरबीसी का चूंकि जीवन काल 120 दिन होता है, 120 दिन में तो मर जाएगा वो, और जब 120 दिन में मर जाएगा, अरे भाई तो उसको शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीज़ शरीर में मर चुका है उसको बाहर नहीं निकालोगे तो वो कैंसर हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा, बहुत खतरनाक बीमारी हो जाएगा। भाई उस चीज़ को निकालना पड़ेगा ना, वो चीज़ को कैसे निकालोगे बताओ? जब आरबीसी के अंदर लाइसोसोम है नहीं, लाइसोसोम का ही तो काम होता है ना कि उसको साफ सफाई करो, शरीर को साफ सफाई करने का काम कौन कर रहा है? लाइसोसोम कर रहा है। और आरबीसी के अंदर लाइसोसोम है ही नहीं। अब क्योंकि आरबीसी मर गया 120 दिन में, और जब 120 दिन मर जाएगा तो वो साफ करने करेगा ना जी, शरीर के अंदर रहेगा तो मर जाएगा, उसको कैंसर हो जाएगा, क्लॉटिंग की प्रक्रिया होगा, बहुत सारा चीज़ हो जाएगा, गांठ बन जाएगा, मर जाएगा लोग। तो उसको कोई ऐसा होना चाहिए ना कि, तो ये आरबीसी के अंदर चूंकि लाइसोसोम नहीं होता है, इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान बुलाती हैं प्लीहा को। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बुलाती हैं? प्लीहा। प्लीहा को कहीं कहीं स्प्लीन भी लिखा होता है, तो याद रखना स्प्लीन भी एक ही है, प्लीहा भी एक ही है। ब्लड बैंक इसको बुलाती हैं। ब्लड बैंक क्यों बुलाती हैं? क्योंकि यहाँ पर खराब ब्लड जमा होता है, जो आरबीसी में मर चुका है ना वही यहाँ पर जाके जमा हो जाता है और उसी के द्वारा लेटरिन हुआ, पेशाब हुआ, इसी के मार्फत वो निकल जाता है। ठीक है, तो आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाई जाती हैं, अतः आरबीसी के मरने के बाद ये स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली भी बोल सकते हो इसको, ये जाके जमा हो जाता है, इसलिए इसको आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। किसको? प्लीहा को। तिल्ली को क्या बुलाती हैं? आरबीसी का कब्र। आरबीसी का कब्र बुला जाती हैं। आरबीसी का क्या बुलाती हैं? कब्र बुला जाती हैं। इस चीज़ को याद रखना है। केंद्रक भी अलग अलग बता ही देते हैं। केंद्रक क्या होती हैं? केंद्रक को न्यूक्लियस बुलाती हैं। क्या बुलाती हैं? केंद्रक को न्यूक्लियस बुलाती हैं। अब न्यूक्लियस क्या कहाँ पर होती हैं? सेंटर पार्ट में होती हैं। कोशिका का सेंटर जो होती हैं वो सेंटर वाले पार्ट में होती हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन होती हैं, 80% में प्रोटीन होती हैं, 10% में डीएनए आरएनए होते हैं और 10% में अननेक्स्ट और चीज़ होते हैं, तत्व और एलिमेंट होता है जो केंद्रक के अंदर होता है। केंद्रक की खोज किसने किया था? तो मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया था, रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक थे जो 1881 से में कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किए थे। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। कोशिका के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उन डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? केंद्रक करता है। इसलिए हम कोशिका के दिमाग बोल सकते हैं इसको, कोशिका के दिमाग बोला जाता है। किसको बोला जाती है? कोशिका के दिमाग। कोशिका का दिमाग बोलाती हैं न्यूक्लियस को। क्यों? क्योंकि ये सेंटर में होती है और सेंटर में होगा, उन सारे चीज़ों को रिकवर करने का काम ये न्यूक्लियस करेगा। वैक्यूल्स का काम क्या होता है? पानी इकट्ठा करना। सेंट्रोसोम का काम क्या होती है? कोशिका विभाजन करना। लाइसोसोम का काम क्या होती है? लाइसोसोम का काम क्या होती है? जल अपघटक एंजाइम है, या पाचन क्रिया में हेल्प करता है, पचाने का काम करता है ये। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है। गोल्जी बॉडी परिवहन का काम करती है। सेल मेम्ब्रेन सेल को ढकने का काम करती हैं। अच्छा ये बताओ, इन सारे को मैनेजर होना चाहिए ना, जो मैनेज करे काम को। भाई वैक्यूल्स पानी इकट्ठा करो तुम, गोल्जी बॉडी परिवहन करो तुम, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करो तुम। अरे भाई ये कोई डिसाइडर होगा ना कि ये तुम्हारा काम है, तुम करोगे, नहीं करोगे तो लापड़ लगेगा, थप्पड़ लगेगा। ये कोई डिसाइडर होना चाहिए ना। तो ये डिसाइडर का काम कौन करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक डिसाइडर है, दिमाग बोल सकते हो कोशिका का। इसके बिना क्या संभव है? नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि गोल्जी बॉडी कहेगा नहीं हम परिवहन नहीं करेंगे, हम भोजन बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। राइबोसोम कहेगा हम नहीं प्रोटीन नहीं बनाएंगे, हम परिवहन का काम करेंगे। लाइसोसोम कहेगा हम नहीं, हम जल अपघटक एंजाइम नहीं करेंगे, हम कुछ और काम करेंगे। अरे भाई तुम्हारा जो काम है वो करो तुम। ठीक है, तो वो कौन दर्शाता है कि तुम्हारा काम यही है, यही तुम करोगे? वो न्यूक्लियस दर्शाता है। भाई तुम्हारा काम ये है, यही करना पड़ेगा तुमको। काम करना करो तो लाइसोसोम बगल में है, ऑर्डर देंगे, तुमको जला के भस्म कर देगा। इसलिए हर एक चीज़ को समझना बहुत जरूरी होती है। तो न्यूक्लियस जो होती हैं वो कोशिका को कंट्रोल करने का काम करती हैं। इसमें 80% प्रोटीन होती हैं, 10% डीएनए आरएनए होते हैं और 10% और सारे एलिमेंट भी होते हैं। अब एक लास्ट बच गया वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम इतना होता है, केवल पानी इकट्ठा करता है। ये क्या? केवल पानी इकट्ठा करता है। याद रखिएगा वैक्यूल्स में कितना परसेंट पानी है? 65% वैक्यूल्स में पानी है। 65%, 65% पानी है, वाटर है इसमें। अब ये बताओ कि 65% पानी है, भाई शरीर इतना पेट है, इतना पेट में ही 65 किलो पानी कैसे हट गया? बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो कि पैसा इतना सा पेट है, इतना सा पेट में 65 किलो पानी कैसे हट जाएगा? तो देखो बात यहाँ पर, जो मानव शारीरिक संरचना जो है उसका 65% में बोल रहा हूँ। जैसे मान लो कि आपका वजन 65 किलो है, 65 किलो है वजन, तो 65 का 65% निकाल दो, लगभग में 38-39% आएंगे। 38-39
kg ही तो आएगा ना, उतना आपको क्या हो गया, पानी शरीर में इतना पानी है, सोच लो। तो फर्क क्या पड़ता है, अब इतना पेट, थोड़ा इतना वो पेट है, अब बताओ इतना सा पेट में 65 kg पानी, तो ऐसा बात नहीं है। देखो पूरे सेल्स, सेल्स तो हर जगह है, शरीर है तो सेल्स है, शरीर के अंदर जितने भी सेल्स है उन सेल्स के अंदर वैक्यूल्स है, और वैक्यूल्स के अंदर ही पानी जमा होता है। चूंकि शरीर के अंदर वैक्यूल्स है, शरीर के अंदर कोशिका है, और कोशिका के अंदर क्या होती है, वैक्यूल्स होती हैं, वहाँ पर आपको पानी मिलेगा, पानी इकट्ठा वहीं पर है, ठीक है। पूरे जितना भी पानी है सब वहाँ पर जमा होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो हम बात किए हैं, ये सारे एलिमेंट है जो कोशिका के पार्ट है। अब मैं फटाफट 5 मिनट के अंदर मैं आपको रिवीजन कर देता हूँ, ताकि आपको याद आप आसानी से कर पाएंगे। तो जैसा बताया कि जल्दी से 5 मिनट में हम रिकॉल कर देते हैं, क्योंकि मुझे तो याद ही है, मुझे वक्त देरी नहीं लगेगा, मैं फटाफट कर देता हूँ। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान होती है, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु साहब। जीव विज्ञान के 2 शाखा बांटते हैं, जिसे हम जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान बोलते हैं, जूलॉजी और बॉटनी के नाम से जानी जाती हैं। सेल को कोशिका बुलाती हैं, कोशिका के अंदर साइटोलॉजी होती है। सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने इसको खोज किया था, मृत कोशिका खोज किए थे, इसलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं। 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका खोज किए थे, जिसे लियोन हॉक, जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। कोशिका के अंदर जो है वो एक केंद्रक होती है, जिसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1881 ईस्वी में। स्लाइडन और स्वान एक वैज्ञानिक था जो कोशिका सिद्धांत दिए थे और बताए थे कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। मरा हुआ जो कोशिका होती है उसे नेफ्रस बुलाई जाती है। सबसे छोटी कोशिका जो होती है मानव में, क्या मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है। मानव में ही सबसे बड़ी कोशिका फीमेल का ओवम अंडाणु बुलाई जाती है, वो होती है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो शुतुरमुर्ग के अंडा। सबसे लंबी कोशिका की बात करेंगे तो न्यूरॉन सेल होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका में किसी भी प्रकार की विभाजन नहीं होती है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होती है वो लीवर में होती है, जिगर में होती है, अतः सबसे ज़्यादा जो कोशिका विभाजन होती हैं वो लीवर और जिगर में ही होती हैं। फिर हम बताए कोशिका के अंग बताए थे। कोशिका के अंग जो होती हैं वो सबसे पहले बताए थे हम सेल मेम्ब्रेन बताए थे। सेल मेम्ब्रेन में जंतु और पादप दोनों में होता है। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी अंदर इसी झिल्ली के अंदर होती हैं। कोशिका के अंदर सभी चीज़ों को जाने की अनुमति नहीं होती हैं, अतः यह अर्धपारगम्य होती हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका बुलाती हैं। सूत्रकणिका की खोज अल्टमैन ने किया था, इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। ये ऑक्सीटोसिन होती हैं, क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी ग्लूकोज बनते हैं, इसमें जिसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है, जिस कारण हम क्या बोलती हैं कोशिका का पावर हाउस या शक्तिगृह के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक दीवार को क्रिस्टी बोलते हैं। अंतःप्रद जालिका जो होती है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होती है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो होती है उसको हम आंतरिक सहायता प्रदान करती हैं। कोशिका के अंदर कंकाल का काम करती हैं। 2 तरह की होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होती हैं और रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होती हैं। स्मूथ में कार्बोहाइड्रेट वसा का निर्माण होती हैं, जबकि रफ में प्रोटीन का निर्माण होती हैं। रफ साइड वाले में राइबोसोम होती हैं, अतः राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानी जाती हैं। ये 2 तरह की होती है, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। 70S S फॉर सेडिमेंटेशन, S फॉर सेडिमेंटेशन मींस ये हल्का होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती हैं। मैं ये भी बताया था कि बाद में इसे बताने का समझाने का प्रयास करूंगा। जब मैं कोशिका का विभाजन बताऊंगा तो इसमें बताने का प्रयत्न करेंगे। 80S राइबोसोम में 80S मतलब बड़ा मतलब यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा। गोल्जी बॉडी बताया था, उसके बाद गोल्जी बॉडी का मतलब होती है गोल्जी अपर्चर परिवहन का काम करती हैं। यदि कोई व्यक्ति थक चुका है वहाँ पर ब्लड एनर्जी पहुंचाने का काम करती हैं। फिर हम बताया था सेंट्रोसोम का हिंदी होता है तारक काय। सेंट्रोसोम का खोज किया था बोबरी, और इसका काम होती है कोशिका विभाजन करना। मस्तिष्क में नहीं पाई जाती हैं, 10% वाले में थोड़ा बहुत पाया भी जाती हैं जहाँ पर कैंसर बनता है, और 90% वाला न्यूरॉन सेल होती है जहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होती हैं। और ये पादप कोशिका में कोशिका विभाजन होती है वो सेल प्लेट करती हैं। पादप प्लांट की चर्चा हम बाद में करेंगे। सेंट्रोसोम की खोज जो किया था वो बोबरी नाम के वैज्ञानिक ने किया था। फिर हम लाइसोसोम की बात करते हैं। लाइसोसोम में कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है। जल अपघटक एंजाइम होती हैं। कोशिका के अंदर यदि कोई अंग काम नहीं करती हैं तो ये पूरी उस अंग को नष्ट कर देते हैं। जब पूरी कोशिका कार्य करना बंद कर देता है तो ये पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है, जिसे हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं। एटम बम के नाम से भी जाना जाता है इसे। इसकी खोज डी डुबे ने किया था। आरबीसी के अंदर किसी भी तरह का लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, अतः आरबीसी जब मर जाता है तो यह स्प्लीन में जाकर जमा हो जाता है। इस कारण आरबीसी का कब्र बोलते हैं लाइसोसोम को, यानी कि आरबीसी का कब्र किसको बुलाई जाती है तो लाइसोसोम को बुलाई जाती है। फिर हम बताए थे न्यूक्लियस का हिंदी में होता है केंद्रक होती है सेल्स के पार्ट। इसमें इसकी खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था 1881 में किए थे। कोशिका कंट्रोल करने का काम कौन करती हैं तो कोशिका को कंट्रोल करने का काम करती हैं केंद्रक, इसलिए इसे हम मैनेजर भी बोलती हैं। कोशिका का मैनेजर कौन होती हैं तो कोशिका का मैनेजर न्यूक्लियस होती हैं, केंद्रक होती हैं, अतः हम कोशिका का दिमाग भी इसको बोल सकते हैं। इसमें 80% प्रोटीन होती हैं, 10% डीएनए आरएनए होती हैं, और शेष 10% में अन्य तत्व भी पाई जाती हैं। वैक्यूल्स बताए, वैक्यूल्स का हिंदी में रसघानी होती हैं। रसघानी में पानी इकट्ठा होते हैं, 65% इसमें पानी होती हैं। जितने भी पानी हम पीते हैं पाचन के बाद वैक्यूल्स में जाती हैं, जमा होती हैं। पाचन जब हम पढ़ाएंगे, डाइजेशन जब हम बताएंगे तो हम वहाँ पर चर्चा कुछ कर देंगे। आगे वाला वीडियो में हम बताने का प्रयत्न करेंगे। आपको प्रयत्न करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मुझे एक लाइक चाहिए और एक सब्सक्रिप्शन चाहिए, ताकि मैं वीडियो बनाने के लिए रेडी हो पाऊँ एंड अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का प्रयत्न करूँ, अच्छे से अच्छे एनर्जेटिक जो नॉलेज है वो आपके सामने पहुँचाने का प्रयत्न करूँ। इसी के साथ मैं अपने स्टडी को, अपने कंटेंट को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।